हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी जिस हिसाब से देख रहे हो आप। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको शायद हल्का सा चेंज लग रहा होगा पूरा रिकॉर्ड, ये वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस, चलिए, एनीवेज, मैंने बोला था कि अगली क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर कि हम आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हम आज पहले दिन करने वाले हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आपको नहीं है पता क्या होता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डोंट वरी, बट आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है नया टॉपिक, राइट। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मैं फिर से बोल देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो ये पूरा चैप्टर है या हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। टेक्निकली 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसको मैंने फर्स्ट डे भी डिस्क्राइब किया था। एक तो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पोर्शन, जो लगभग 20 से 25 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। अभी सही वक्त नहीं आया जो मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाऊं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, और वो ये जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स होते जाएंगे तो आप में एक मैच्योरिटी लेवल अपने आप आता जाएगा। दूसरा जो पोर्शन है वो है कंपनीज अकाउंट्स। कंपनीज अकाउंट्स में टेंटेटिवली 6 से 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। लाइक पहला टॉपिक हम बोनस राइट इशू कर चुके हैं और दूसरा टॉपिक प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट कर चुके हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं जिनमें से हम एक तीसरा टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। और एक तीसरा पोर्शन डिफरेंट ही है बिल्कुल, वो अदर देन कंपनी अकाउंट्स रहता है। तो जो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज है, और वो कंपनी अकाउंट्स का एक महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? कई सारे बच्चों को मैंने देखा, जब मेरे लाइव बैच में जो बच्चे थे, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं था, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, या ऐसे बच्चे जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उनका अकाउंट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं मानता हूं कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ होना ज़रूरी है, अकाउंट्स स्ट्रांग पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट्स एक बेसिक सब्जेक्ट है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला, सीए फाइनल तक आएगा। और जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली हम फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखते हैं किसी कंपनी के। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, राइट। और इनसे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम समझते हैं इस चैप्टर में, राइट। सो मैं इसीलिए ये बोल रहा था कि अकाउंट्स बैकग्राउंड जिन बच्चों का नहीं है, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को तुम लोगों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके सुनना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेट करके सुनना तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, बट स्पेशली वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उन बच्चों के लिए कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑल्दो इस चैप्टर में भी मैं आपको बता दूं कि जर्नल एंट्रीज का रिक्वायरमेंट कम होने वाला है। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में प्री एंड पोस्ट में बताया था कि जर्नल एंट्री का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर जर्नल एंट्री का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होने वाला है, बट येस, बिलीव मी, इम्पैक्ट फाइनली आपको पता होना जरूरी है कि डेबिट इम्पैक्ट क्या होगा हर ट्रांजैक्शन का, और क्रेडिट इम्पैक्ट क्या होगा। हर चीज का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट क्या होना चाहिए वो पता होना इस चैप्टर में जरूरी है। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इस चैप्टर को आपको पहले डिस्क्राइब करना चाहता हूं। ओके, सो हम इस चैप्टर को अगर हम देखें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से इस चैप्टर को ढूंढोगे तो ये चैप्टर आई थिंक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में मेरे हिसाब से। इसमें 2 यूनिट आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 है या फिर चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपको 2 यूनिट मिलेंगे, यूनिट 1 यूनिट 2। हम टेक्निकली आईसीआई मॉड्यूल का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ये हाँ लिखा तो हुआ है मैंने, चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनिट 1 ऑफ आईसीआई। हम एक्चुअली में इस चैप्टर का जो नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, वो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 एक अलग ही चैप्टर रहेगा जो हमारी बुक में 7th नंबर टॉपिक के नाम से दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज यूनिट 1 जो है हमारा, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टेक्निकली हम इस चैप्टर में चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं। यस, हम इस चैप्टर में 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप ले सकते हो सैलरी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब जो सैलरी एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स को प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल ही मस्त टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको लॉ में भी काम आता है, सीए फाइनल में भी काम आता है लॉ में। दूसरा टॉपिक हमारा जो हम पढ़ेंगे वो प्रोबेबली अगली क्लास में रहेगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स अर्न कर लेती है तो उसको कैसे डिवाइड करती है, उन प्रॉफिट्स को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अगर करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, हम ये वाला चीज पढ़ने वाले हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स में। तीसरा, शेड्यूल 3। ये टॉपिक को मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स में आपके साथ लिया था, आपको अगर याद हो तो इस टॉपिक का कुछ कंटेंट, कुछ पोर्शन मैंने बेसिक्स में लिया था, और मैंने आपको बोला था कि शेड्यूल 3 का टॉपिक मैं एक बार और उठाऊंगा जब सही वक्त आएगा। अब सही वक्त आ चुका है, इस चैप्टर में हम शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट जब मैंने ये टॉपिक उठाया था पहले बेसिक्स वाली क्लास में, तब मैं ज़्यादा इस टॉपिक में अंदर डीप में नहीं गया था। मैंने आपके साथ सिर्फ एक बैलेंस शीट डिस्कस की थी, ऊपर से फेस ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस किया था, बट हम डीप में नहीं गए थे। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट टाइम टू डिस्कस दिस टॉपिक डीपली एक्चुअली। ठीक है, तो शेड्यूल 3 का डिस्कशन बहुत करना जरूरी है। और फाइनली हम ये सीखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 वाला डिस्कशन तो हमारा जरूरी है ही है। उसके बाद हम ये पढ़ना सीखेंगे, हम ये सीखना समझेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे। यहां पर जब मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या मतलब फाइनल अकाउंट्स, तो हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, हम वो बनाना सीखेंगे। सो कुल मिला के ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये 4 चीज़ें हैं, और चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, राइट। सबसे जिस ऑर्डर में मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उसी ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। मतलब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट। हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। क्लियर? अच्छा, तो इसको नोट करो चाहे नहीं करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको नोट, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि आपको पहले ये समझना जरूरी है। अब इसको नोट कर लिया जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझ जाइए कि हम आज की क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है ना गाइस? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या होता है? ठीक है ना? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, सिंपली रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, आपने अगर मुझे कोई सर्विसेज दी है तो उसके बदले मुझे आपको कुछ पे करना है, मुझे आपको कुछ कंसिडरेशन देना है, राइट। यूं कह सकते हो कि अगर मान लीजिए मैंने आपको एक कंसल्टेंसी सर्विस दिया, तो उसके बदले आप मुझे क्या पे करोगे? आप मुझे पेमेंट करेंगे, आप मुझे मेरी फीस पे करोगे। उस फीस को हम कह सकते हैं रेम्यूनरेशन, राइट। अगर मैं वी स्मार्ट एकेडमी में पढ़ाता हूं आके स्टूडेंट्स को, तो वी स्मार्ट एकेडमी आपसे फीस लेता है, और मैं वी स्मार्ट एकेडमी को इंक्लूडिंग आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज। तो वी स्मार्ट एकेडमी मुझे क्या देगा? रेम्यूनरेशन।
गाइस वैसे ही एक कंपनी में, कंपनी को संभालने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ताकि डायरेक्टर लोग कंपनी चलाएं। अच्छा सर, कंपनी में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को? हां, कंपनी में एजीएम होती है हर साल, एनुअल जनरल मीटिंग। कब होती है? बैलेंस शीट डेट के बाद। आपने लॉ में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं। एजीएम होती है कंपनी के शेयर होल्डर्स की, और उस शेयर होल्डर मीटिंग में, मतलब एजीएम में, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, या कोई अगर डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो उसको रिटायरमेंट दिया जाता है और नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? टेक्निकली शेयर होल्डर्स करते हैं, रिजोल्यूशन पास करके। सो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कुल मिला के डायरेक्टर्स को अपॉइंट क्यों कर रहे हैं? ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को देख सके, चला सके, और फिर हमें वो रिपोर्ट कर सके। हमें मतलब शेयर होल्डर्स को, राइट? अब होता क्या है कि शेयर होल्डर की कंपनी है, पैसा कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर। पर कंपनी को देख कौन रहा है? कंपनी को ऑपरेट कौन कर रहा है? एक्चुअली डायरेक्टर्स। हाँ, ये भी होता है कि शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन जाता है, ऐसा भी होता है। और ऐसा मोस्टली केसेस में होता है कि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने एक्चुअली खुद की कंपनी में, खुद ही की कंपनी लगाई है, खुद ही की कंपनी बनाई है, जिन्होंने पैसा सबसे ज्यादा लगाया है, तो वही डायरेक्टर भी बन जाते हैं, ताकि वो कंपनी चला भी सके। सो इन शॉर्ट, कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो कंपनी को चला सके। अब डायरेक्टर कंपनी को सर्विस क्या दे रहा है? कंपनी को और शेयर होल्डर्स को क्या सर्विस दे रहा है? वो अपनी सर्विस दे रहा है कि वो कंपनी को चला रहा है, ठीक है ना? वो कंपनी के ऑपरेटिंग अफेयर्स देख रहा है। उसके लिए कंपनी की क्या जिम्मेदारी बनती है? कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि डायरेक्टर ने क्योंकि हमें सर्विसेज दी हैं, तो हम उसको रेम्यूनरेशन दें, हम उसको सैलरी दें। तो अगर हम एक छोटे लेवल पे बात करें तो हम वर्ड यूज करते हैं सैलरी, पर अगर हम एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करें और एक झांकी टाइप का वर्ड यूज करें तो हम वर्ड बोलेंगे रेम्यूनरेशन। बेसिकली रेम्यूनरेशन बोलो या सैलरी बोलो, इट इज वन इन द सेम थिंग। तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स सैलरी, या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब जो लोग मैनेज कर रहे हैं आपकी कंपनी को, उनको रेम्यूनरेशन कितना दिया जाना चाहिए। हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि जो लोग आपकी कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो लोग कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं, आपकी कंपनी में मैनेज करके चल रहे हैं आपकी कंपनी को, उन लोगों को कितना रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए बाय पब्लिक कंपनी। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ में आपने पढ़ा होगा, कंपनीज अलग अलग टाइप की होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। हम यहां पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी की, ठीक है ना? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना पे कर सकती है? एक पब्लिक कंपनी अपने मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेट कर सकती है, मतलब कितना पे कर सकती है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सर अभी आपने बहुत सारे नाम लिए अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स, वो लिखिए ना। हाँ, अब देखो, एक वर्ड है विच इज नोन एज मैनेजरियल पर्सन्स। मैनेजरियल पर्सन्स का मतलब क्या होता है? मैनेजरियल पर्सन्स मतलब ऐसे लोग जो आपकी कंपनी में डायरेक्टली मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी का डायरेक्टली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। उसमें 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला, होल टाइम डायरेक्टर। गाइज ये एक पोस्ट होती है, ये डिस्क्राइब्ड है पोस्ट कि होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर मतलब पूरा डेडिकेटेड है उस कंपनी के लिए, एग्जीक्यूटिव है वो, मतलब वो कंपनी को संभाल रहा है, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है ना? अब अगर मान लो कंपनी का एक कोई डायरेक्टर है,
हो सकता है हमने उस कंपनी में उसको होल टाइम डायरेक्टर का टैग नहीं दिया हो, बट एक्चुअली वो डायरेक्टर सुबह से लेकर रात तक उसी कंपनी को ही देखता रहता है और उसी कंपनी में ही अपनी जी जान लगाता रहता है, तो भी वो माना जाएगा कि वो होल टाइम डायरेक्टर है। होल टाइम डायरेक्टर मतलब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आप पूछोगे सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जिसका काम ही है कि कंपनी के अफेयर्स को पूरी तरीके से संभालना, मैनेज करना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा अलग अलग जगह, एमडी। क्या होता है, हर अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोस्ट डिस्क्राइब होती है, बट ये होता है एक दूसरा, मतलब ये नाम अलग अलग हैं, बट ये हैं एक ही तरीके के काम वाले लोग। मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, यूं कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी ओपन की, ठीक है ना, मैंने एक कंपनी ओपन की जय चावला जिसमें डायरेक्टर है, ठीक है ना, और जिसमें जय चावला की वाइफ दामिनी चावला वो भी डायरेक्टर है। तो मैंने दामिनी चावला को एमडी बना दिया, मैंने दामिनी चावला को क्या बना लिया, एमडी बना लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना लिया, उसको मैंने एक पोस्ट दे दी। और मैंने अपने आप को क्या पोस्ट दे दी, अपने आप को मैंने एक पोस्ट दे दी होल टाइम डायरेक्टर, या सिंपली अ डायरेक्टर विच इज अल्टीमेटली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। बट मैंने अपनी वाइफ को एक अलग पोस्ट दे दी ताकि एक झांकी दिखाने के लिए लोगों को कि देखो यार ये एक एमडी का दर्जा है। तो अल्टीमेटली दोनों का काम एक ही है, क्या, कंपनी को मैनेज करना, राइट। अच्छा, इसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और तीसरा होता है मैनेजर। मैनेजर भी एक तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर की तरह काम करता है, बट हो सकता है हमने किसी आउटसाइड पार्टी को अपॉइंट किया है और हमने उसको डायरेक्टर की पोस्ट नहीं दी है, बट हमने उसको डायरेक्टर के इक्विवेलेंट कई सारे पावर्स दे दिए। डायरेक्टर के इक्विवेलेंट हमने कई सारे पावर्स दे दिए, हमने अपॉइंट कर दिया उस पर्सन को। हमने उसको डायरेक्टर तो नहीं बनाया, पर डायरेक्टर के इक्विवेलेंट हमने पावर्स दे दिए और उसको नाम दे दिया मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। सो हो गया मैनेजर। ये मैनेजरियल पर्सन में 3 लोग आते हैं। अब 3 लोग आने का मतलब ये भी है कि होल टाइम डायरेक्टर जो होता है वो जरूरी नहीं कि एक ही हो सकता है। होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो। कहने का मतलब होल टाइम डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जनरली एक ही होता है, एमडी एक ही होता है, जनरली एक ही होता है, पर ये कोई रूल नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि एमडी एक ही होगा, एमडी 2 भी हो सकते हैं, मैंने एमडी 1, एमडी 2 भी हो सकता है, पर जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होता है। बाकी सारे डायरेक्टर्स होते हैं, जो बाकी सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो जनरली होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। और एक होता है मैनेजर, मैनेजर भी जनरली एक होता है। मैनेजरियल पर्सन में ये 3 लोग आते हैं। सर इनके अलावा भी और कोई डायरेक्टर होता है क्या? हाँ, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब जिसको बस नाम का डायरेक्टर बना दिया गया है, वो कभी कंपनी में आता ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी मीटिंग में आ गया तो आ गया, उसका कोई मैनेजमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ज्यादा कोई मैनेजमेंट में अपना काम नहीं दे रहा। आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक करके सुना होगा, कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है, कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना, एक फीमेल डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। बट मान लीजिए हमने किसी फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, बट हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, और हमने अपॉइंट तो इसलिए किया क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, अदरवाइज हम उनके किसी डिसीजन मेकिंग में लेते नहीं है, ना वो कोई मैनेजमेंट करती हैं, ऑपरेट करती हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी के मैनेजमेंट में अल्टीमेटली इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टर वो भी होते हैं, पर उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके मैनेजरियल पर्सन में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजरियल पर्सन में कौन आते हैं? जो एक्चुअली में कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, कंपनी को मैनेज करके चल रहे हैं, राइट। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है बात? इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। अच्छा, अब हम क्या निकालना सीख रहे हैं? हम ये निकालना सीख रहे हैं कि एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है,
एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स और अदर डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है? सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है और ये क्यों हम एक्चुअली इतना पढ़ रहे हैं? लॉ में इन लोगों को दिए जाने वाला रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया है कि आप एक लिमिट से ऊपर उनको रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते हो। क्यों? मैंने आपको बताया कि जनरली जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी, तो क्या मुकेश अंबानी सिर्फ शेयर होल्डर है? क्या वो मुकेश अंबानी जी हैं, क्या वो किसी अपनी रिलायंस कंपनी के में क्या डायरेक्टर नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, और वो हो सकता है एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो। तो गाइस क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है वही जनरली अपने आप को डायरेक्टर भी बना लेता है। पावर्स उसी के हाथ में होते हैं। जब पावर्स उसी के हाथ में होते हैं तो वो ये भी सोच सकता है कि यार ठीक है, एक काम करते हैं, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी मैक्सिमम हिस्सा मैं अपने आप को दे दूंगा, मैक्सिमम हिस्सा मैं अपने आप के लिए ले लूंगा सैलरी के फॉर्म में, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के फॉर्म में। तो लोग बाग इसका गलत फायदा ना उठाएं, डायरेक्टर लोग जो खुद ही शेयर होल्डर्स हैं इसका गलत फायदा ना उठाएं, इसीलिए एक मैक्सिमम कैप तैयार किया गया है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर आप सैलरी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, रेम्यूनरेशन विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कंपनी में पैसा आपके साथ साथ बाहर के लोगों ने भी लगाया है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स आपकी कंपनी में पैसा बाहर का भी लगा हुआ है, ठीक है ना? बाहर का मतलब जनरल पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है। तो जनरल पब्लिक का जब पैसा लगा हुआ है तो आप जनरल पब्लिक का पैसा कैसे यूज कर सकते हो? अपने आप को रेम्यूनरेशन देने में, ठीक है ना? और रेम्यूनरेशन तो आप तभी दोगे ना जब कभी कहीं ना कहीं आपने कुछ कमाया हो, आपने कंपनी को सर्विस तो दी पर आपने कुछ कमाया हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक लिमिट लगाना बहुत जरूरी था ताकि जो डायरेक्टर लोग हैं वो बेवजह एक्सेस रेम्यूनरेशन के फॉर्म में पैसा कंपनी से ज्यादा ना निकाल सके, ठीक है? अच्छा, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक डायरेक्टर को कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, ठीक है? जब हम रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, अभी ना आप नोट मत करिएगा क्योंकि मैं एक चार्ट बना रहा हूं। जब हम एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें यह सीखना पड़ेगा कि हम अपने मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को कितना पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है? हम कितना पे करना पड़ेगा। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में हम ये सीखते हैं। अच्छा सर, ये कंपनी लॉ के कौन से सेक्शन में सिखाया जाता है? सेक्शन 197, 198 एंड शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, बट इन तीन चीजों का बार बार नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीज कहां पर लिखी हुई है, ये चीज कहां पर लिखी हुई है, वो हम बाद में समझेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो कितनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले लॉ कहता है, पहले तो ये बताओ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं, कंपनी में अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं कि नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स कंपनी में हैं कि नहीं। तो हम बात करेंगे in case of sufficient profits in the company, in case of sufficient profits in the company। और दूसरा बात करेंगे
अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, क्या तो भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। इन केस देयर आर नो प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट ना होना, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट होना। ठीक है, अच्छा, अगर एक कंपनी में प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, एक कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो वो कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सन्स या सारे के सारे डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है, कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है। ठीक है ना, कंपनी कैन पे अप टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 11%, नेट प्रॉफिट अगर आपका 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 11% मतलब 11 करोड़। अगर 10 लाख का प्रॉफिट है तो 10 लाख का 11% मतलब 1,10,000। कंपनी कैन पे अप टू लिखा है मतलब आप उससे नीचे भी जा सकते हो। कंपनी कैन पे अप टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मतलब कंपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना पे कर सकती है? 11%। किसको? टू ऑल डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स सर ये बताओ, ये 11% पर पर्सन लिमिट है कि कुल मिला के इतना देना पड़ेगा? बेटा कुल मिला के, पर पर्सन होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। एक कंपनी में 50 डायरेक्टर्स हैं तो हर किसी को अगर हम 11% देने को फिर गए, अगर हर किसी को हमने 11% दे दिया तो फिर तो लग गया कल्याण देश का, है ना। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं कंपनी में, सब लोग डायरेक्ट, सारा पैसा कंपनी का डायरेक्टर लोग खा जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप अगर आज किसी रिलायंस कंपनी को जाके देखोगे तो उसमें जब डायरेक्टर्स को देखोगे तो कई सारे डायरेक्टर्स होंगे। आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डायरेक्टर्स के फोटोज भी दिख जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी हर डायरेक्टर को 11% ऑफ सैलरी देगी, शेयर होल्डर्स भाग जाएंगे। मैक्सिमम 11% ओवरऑल एग्रीगेट, ठीक है ना, एग्रीगेट, ये मैक्सिमम लिमिट है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये कौन सी लिमिट है? मैक्सिमम लिमिट है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, अगर कंपनी में प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी मैक्सिमम, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी 11% का दे सकती है। सर सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसे तो सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, तो हमें तो अपने प्रॉफिट कभी भी सफिशिएंट नहीं लगेंगे। नहीं, डायरेक्टर लोग कितना रेम्यूनरेशन अपने आप को देना चाहते हैं उसके हिसाब से उनके पास प्रॉफिट उतना है कि नहीं, वो हो जाएगा उनके लिए सफिशिएंट। मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है वो डिसाइड करने वाले डायरेक्टर खुद हैं, कंपनी खुद है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और कुछ चीजें भी हैं, इसमें और सीक्वेंस भी है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें और सीक्वेंस भी है। क्या सीक्वेंस है सर? इसमें हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, या इसमें 2 चीजें डिस्कस करेंगे। चलो मैं तीसरी चीज को इसके अंदर ही रख दूंगा। हम इसमें 2 चीजें डिस्कस करेंगे। अब एक काम करते हैं, ऊपर हमने लिखा ऑल डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। अब इसमें मैं 2 हिस्सों में लोगों को बांट रहा हूं, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ओनली। इसमें से मैंने वो सब डायरेक्टर हटा दिए जो एक्चुअली कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है।
तो मैंने यहां पर लिख दिया अदर डायरेक्टर्स। सर नॉन एग्जीक्यूटिव भी लिख सकते हैं, पर अदर में फिर बाकी सारे लोग आ गए, होल टाइम को छोड़कर, मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़कर और मैनेजर को छोड़कर। अब उनको आप कोई भी पोस्ट से बोल रहे हो, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है या कोई और है, नॉन एग्जीक्यूटिव है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। सोचो कंपनी को सर्विस ज्यादा कौन दे रहा होगा? ऑब्वियसली ये लोग। तो ज्यादा रेम्यूनरेशन भी किसको मिलनी चाहिए? इनको। कंपनी इनको रेम्यूनरेशन देगी क्या? देगी, पर थोड़ा सा कम देगी, ठीक है ना, क्योंकि मेनली कंपनी को सर्व कर रहे हैं ये लोग। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मेनली कंपनी को सर्व कौन कर रहा है? ये लोग सर्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा? अच्छा, क्लियर? 1 सेकेंड, वेट अ मिनट गाइस, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, सो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कितना कितना मिलेगा और अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा? ठीक है, पहले बात करते हैं अपन होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक कंपनी में एक ही बस व्यक्ति हो जिसको एमडी बोला जाता है, बाकी और कोई है ही नहीं, बस एक ही व्यक्ति है एमडी, बाकी सब नॉन एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं। या एक ही व्यक्ति है मैनेजर, किसी को डायरेक्टर नहीं बनाया गया, बस मैनेजर बनाया गया है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, या ये भी हो सकता है कि बस एक सिंगल बस एक व्यक्ति को बोला गया डायरेक्टर, ठीक है ना? आमतौर पर ऐसा कम होता है कि जब किसी एक कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर एक ही हो, डायरेक्टर एक होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 डायरेक्टर्स हैं, 5 में से सिर्फ एक ही मैनेज कर रहा है, बाकी 4 के 4 जो है वो अदर्स की कैटेगरी में हो सकता है। इसका मतलब जो मैनेजरियल पर्सन है, अगर किसी कंपनी में सिंगल मैनेजरियल पर्सन है, अगर कोई कंपनी है जिसमें सिंगल मैनेजरियल पर्सन है, सिंगल मैनेजरियल पर्सन या तो एक ही होल टाइम डायरेक्टर, या तो एक ही एमडी, या तो एक ही मैनेजर। मैंने या तो बोला और नहीं बोला, ये नहीं बोल रहा हूं कि एक होल टाइम डायरेक्टर, एक मैनेजर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं ईदर अ सिंगल होल टाइम डायरेक्टर और अ सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर और अ सिंगल मैनेजर। मतलब सीधी बात है, कंपनी हैविंग सिंगल मैनेजरियल पर्सन, ऑल अदर डायरेक्टर्स आर इन अदर्स कैटेगरी। अगर ऐसा है तो मैं पहला ऐसा बना रहा हूं, कंपनी हैविंग सिंगल मैनेजरियल पर्सन, दैट मीन्स either one whole time director or one managing director or one मैनेजर। एक ही है होल टाइम, या तो एक ही है एमडी, या तो एक ही है मैनेजर। अगर तीनों एक एक हैं तो फिर वो सिंगल मैनेजरियल पर्सन कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना? एक ऐसी कंपनी जिसमें सिंगल मैनेजरियल पर्सन है, तो भाई साहब उस सिंगल व्यक्ति को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खासा संभाल रहा है कंपनी, उसको मिलेगा, उसको मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो दी जा सकती है पब्लिक कंपनी के द्वारा शुड बी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ठीक है ना, टू सच पर्सन। अगर कंपनी में सिंगल व्यक्ति है, अगर कंपनी में सिंगल व्यक्ति है, मैनेजरियल पर्सन सिंगल है, तो उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाएगा। कितना? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है? क्लियर? दूसरा, कंपनी हैविंग टू और मोर मैनेजरियल पर्सन्स, मतलब एक होल टाइम डायरेक्टर है और एक एमडी है, 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, एक एमडी है। ऐसा भी तो सकता है कि एक कंपनी है, जैसे मेरे पापा
होल टाइम डायरेक्टर, मम्मी होल टाइम डायरेक्टर और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी हो सकता है, और तीनों कंपनी को संभालते हैं, ठीक है ना। कंपनी हैविंग 2 और मोर मैनेजरियल पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा है, 3-4 होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, एक मैनेजर हो गया, एक एमडी हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में उन सबको मिलाकर कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? सर ऊपर आपने पढ़ाया तो सही, उनको 11 दे सकते हैं? नहीं, देखो क्या क्या लिखा था, 11% टू ऑल डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। इसमें ऑल लिख दिया, ऑल में से मैंने क्या किया, अदर को हटा दिया, और मैंने यहां पर बोला सिर्फ होल टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर सिर्फ कितने। तो यहां पर हम बोलेंगे मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल सच पर्सन्स। सबको मिलाकर कितना, 10%। सर ऊपर तो आपने 11 लिखा था, बात को समझो ना, ओवरऑल 11 दे सकते हैं इन सभी को, उसमें से अगर अदर्स को हटा दें तो ओवरऑल 10 दे सकते हैं। तो सर मतलब अदर्स को सिर्फ मतलब 1%? हाँ, अभी मैं वही लिखने वाला हूं यहां पर अदर डायरेक्टर्स में, पर अभी आप ऐसा मत लिखना, अभी मैं इसमें भी एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगा। तो मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल सच पर्सन्स। बेटा क्लियर? ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो टोटल रेम्यूनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी में सिर्फ सिंगल मैनेजरियल पर्सन है तो उसको 5% मैक्सिमम, एक से ज्यादा है तो इन सबको मिलाकर, सभी मैनेजरियल पर्सन को मिलाकर 10% मैक्सिमम, ठीक है ना। अब आते हैं अदर डायरेक्टर्स। अदर डायरेक्टर्स में भी अब एक कैप है, ऊपर का एक लिमिट है। अदर डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर्स में भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? अदर डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन पे करना है, उसके लिए ये चेक करना है कि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है क्या। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है तो कितना, और अगर एक कंपनी जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है ही नहीं, सर ऐसे कैसे हो सकता है? वही बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? जनरली ऐसा नहीं होता, डोंट वरी। तो कंपनी हैविंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, कंपनी में ये लोग हैं तो अदर्स को, और जब ये लोग हैं तो इन लोगों को तो कितना मिल गया, 10, तो बेचारों इनके लिए कितना बचा, 1%। सो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू अदर डायरेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर एक बात बताओ, अदर डायरेक्टर 10 लोग हैं तो सबको मिलाकर 1% मिलेगी? हाँ सर ऐसे तो गलत है। काहे का गलत है? वो अदर डायरेक्टर्स है ना, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है ना, फिर भी उनको दे रहे हैं ना, खुश रहे, फ्री फोकट का पैसा मिल रहा है। साले कभी आते भी नहीं है कंपनी में, प्रेजेंट भी नहीं लगाते, जब बस सैलरी का टाइम आ जाता है रेम्यूनरेशन का तो फोन कॉल कर लेते हैं, बोलते आते हैं हम। बेवजह हमने उनके लिए कैबिन बना के रखा है, ठीक है ना। सो क्या है कि ये लोगों को रेम्यूनरेशन इसीलिए इतना कम है क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, ये कंपनी के रोज डिसीजन मेकिंग में अपना समय नहीं बिताते, कंपनी में कोई डिसीजन मेकिंग में ज्यादा समय नहीं बिताते अनटिल अनलेस क्रूशियल टाइम ना आ जाए, तो इनको 1% मिलेगा। बट अगर मान लो ऐसी कोई कंपनी है जिसमें होल टाइम डायरेक्टर कोई है ही नहीं,
मैनेजिंग डायरेक्टर कोई है ही नहीं, मैनेजर कोई है ही नहीं, तो अदर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन ज्यादा दे सकते हो, मैक्सिमम 3%। तो हम यहां लिखेंगे कंपनी नॉट हैविंग एमडी WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ना एमडी ना होल टाइम डायरेक्टर ना मैनेजर, कोई नहीं है कंपनी में। तो यार फिर अगर कोई नहीं है तो फिर ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती होगी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती होगी तो इनको रेम्यूनरेशन ज्यादा मिलना चाहिए। तो इनको रेम्यूनरेशन मिलता है मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 3% of net profit to all other directors। यहां भी, यहां तो लिखा है टू ऑल अदर्स। ठीक है, तो ये गाइस हो गया आपका कि एक मैनेजरियल पर्सन मतलब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सन्स को मतलब डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को कितना कितना दिया जा सकता है। आप इसको आराम से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज समझ लूं, ये सिर्फ सर रटना है क्या? क्या रटोगे इसमें? रटने वाला पॉइंट क्या है? 11%, 5%, 10%, 1%, 3%। लॉजिक्स पे जाओ, ओवरऑल कितना दे सकते हैं? 11। अब 11 के कर लो दो हिस्से, 10 और 1। 10 किसको? मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स। 1 किसको? अदर्स। अब इनके पास आ जाओ, मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स के पास। एक सिंगल व्यक्ति है तो उसको 5 मिलेगा, सिंगल नहीं है, एक से ज्यादा है तो इन सबको मिलाकर 10 मिलेगा। अब अदर्स के पास आ जाओ। अदर्स के पास आने के लिए पहले देखो कि वो लोग हैं कि नहीं। हाँ, वो लोग हैं इस कंपनी में, तो अदर्स को कुल मिला के 1% मिलेगा। वो लोग नहीं है तो अदर्स को कुल मिला के 3% मिलेगा। सिंपली, तो कोई रटना नहीं है। सर नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो अभी आएंगे, वो अभी इस पे अपन समझेंगे कि नेट प्रॉफिट होता क्या है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो अपन समझेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, चलो अब इसमें हमें ये पेंडिंग हो गया डिस्क्राइब करना कि सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। राइट, नेट प्रॉफिट हमारे लिए डिस्क्राइब करना अभी पेंडिंग है। या एक काम करो, नीचे लिखो, इधर लिखो हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट।
ये बताता है हमें सेक्शन नंबर 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 198 क्या बताता है कि नेट प्रॉफिट में क्या क्या होना चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? नेट प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है उसके बाद, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद। सर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इस इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जीपी जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर तुम्हारे पास जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसमें से तुम ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करो, डेप्रीसिएशन माइनस करो। सर डेप्रीसिएशन माइनस करो, हाँ, पर रुक जाओ, कौन सा वाला डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल 2। सर ये क्या है? एक्चुअली कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि कंपनी को कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है अपने असेट्स पर, और कितना डेप्रीसिएशन के लिए शेड्यूल 2 में हर असेट की एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई है। उस एस्टिमेटेड लाइफ को ध्यान में रखते हुए आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। अगर आपने डेप्रीसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग नहीं लगाया है तो माना जाएगा कि आपने कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है, कंप्लाई नहीं किया है। तो आपको हमेशा कंपनीज एक्ट के डेप्रीसिएशन, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है। हाँ, जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो इनकम टैक्स में आपको समझाया जाएगा कि जो कंपनी होती है जो डेप्रीसिएशन चार्ज करती है एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2, वो इनकम टैक्स वाला जो टैक्स ऑफिसर है वो मान्य नहीं करता है, मतलब वो उसको अलाउ नहीं करता है। इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन की वर्किंग उनके खुद के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार होती है। सर क्या बता रहे हो? अरे मेरा कहने का सिंपल मतलब कि वैसे तो आप जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 2 के हिसाब से बनाना पड़ता है। पर जब आप अपना टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न भरते हो, तो उसमें आपको डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट लगता है। इतना याद रखना है। तो यहां पर आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है ना। अच्छा, ऑल एक्सपेंसेस में क्या नहीं आएगा? एक्सक्लूडिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अरे भाई तुम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए ही तो नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो ना। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुमने अगर कोई साल भर में रेम्यूनरेशन पे किया है, ऑब्वियसली वो तुम्हारा एक्सपेंस है, पर वो तुम माइनस नहीं करोगे। पहले तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर रेम्यूनरेशन निकाल लोगे, उसके ऊपर तुम 11%, 10%, 5%, 3%, 1% करते रहोगे, फिर तुम्हारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आएगा और वो भी फिर माइनस करोगे। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालने के लिए जो तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, दैट प्रॉफिट शुड बी बिफोर रेम्यूनरेशन, ठीक है। एंड बिफोर टैक्स, टी मीन्स टैक्स। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब ये सब पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ा? अगर कंपनी में प्रॉफिट्स हैं तो, अगर कंपनी में प्रॉफिट्स हैं तो, अगर कंपनी में प्रॉफिट्स ही नहीं है तो सर क्या होगा? या कंपनी लॉस मेकिंग है तो क्या होगा? या फिर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या होगा? तो क्या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते? क्या दे सकते हैं, तो भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दी जा सकती है। सर कितनी दी जा सकती है, वही तो हमें पढ़ना है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? हमें वही पढ़ना है, ठीक है, हमें वही पढ़ना है। वन सेकेंड।
आप अगर अपनी बुक में हैं तो प्लीज़ पेज नंबर 2.12 निकालिए। 2.12 अगर आप अपनी बुक में हैं तो पेज नंबर 2.12 निकालिए। 2.12 से लेकर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पॉइंट स्टार्ट होता है। 2.12 से लेकर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, मिल गया। ये मैनेजर रेम्यूनरेशन, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैं एक्चुअली आपको ये घर पे मतलब खुद सेल्फ रीडिंग के लिए मैं आपको ये होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इन केस देयर आर नो प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं तो अब लग जाएगा सेक्शन 197 के साथ साथ अब शेड्यूल 5, ये मैंने ऊपर लिख के रखा था, ये लग जाएगा। सर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है तो हम रेम्यूनरेशन क्यों दे रहे हैं? अरे यार, डायरेक्टर्स ने अपनी सर्विस तो दी है, तो डायरेक्टर्स ने सर्विस तो दी है ना, प्रॉफिट भले नहीं हुए, लॉस हुए, पर कम से कम सर्विस तो हमें मिली है ना। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है तो भी मैनेजरियल पर्सन्स को, मतलब अब अदर डायरेक्टर्स को छोड़ दो, अब अदर डायरेक्टर्स को निकाल दो, फेंक दो बाहर, अदर डायरेक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं भी हैं तो भी हम कंपनी डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजरियल पर्सन्स मतलब मैनेजर्स, इनको दे सकते हैं रेम्यूनरेशन। बट अब जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी वो प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं दी जाएगी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, 3%, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब हम नेट प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं देंगे। तो सर हम किस बेसिस पे देंगे? अब हम देंगे कैपिटल के बेसिस पर, कि उस कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल कितना है। इफेक्टिव कैपिटल मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, अभी आप सिंपली इसको कैपिटल मान लो। कैपिटल हम सबको पता है कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल वगैरह, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन्स नॉट टू अदर डायरेक्टर्स। अदर डायरेक्टर्स में मतलब जो मैनेजर पर्सन्स नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शैल बी बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कंपनी। अब ऐसे केस में कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर रेम्यूनरेशन डिपेंड करती है। मतलब कंपनी में कितने पैसे लगाए गए हैं, कंपनी में कितना पैसा है, उससे तय होगा कि रेम्यूनरेशन कितना दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, आई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, तो चलो इफेक्टिव कैपिटल और दूसरा एनुअल रेम्यूनरेशन। एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन मतलब सभी को मिलाकर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सभी को मिलाकर टोटल रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं। इसमें पहला बोला गया है
अगर आपका कैपिटल नेगेटिव है, सर कैपिटल नेगेटिव कैसे हो जाएगा? बेटा कैपिटल नेगेटिव तब होगा जब तुम्हारी लॉस मेकिंग कंपनी होगी। हम वही तो पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। सर पर नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव ऐसे होगा जब तुम्हारी कंपनी, बैलेंस शीट देखो, जब तुम्हारी कंपनी में असेट्स, लाइबिलिटीज और ऊपर आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जब तुम्हारी कंपनी के असेट्स कम हो और लाइबिलिटीज ज़्यादा हो, जब तुम्हारे रिजर्व्स नेगेटिव में हो, तो इतने नेगेटिव में हो कि तुम्हारी कैपिटल ही पूरी पूरी नेगेटिव हो रही है, ठीक है ना। तो कैपिटल नेगेटिव हो सकता है, जैसे नेट प्रॉफिट का नेट लॉस होता है वैसे ही कैपिटल भी नेगेटिव में होता है। कैपिटल नेगेटिव में हो सकता है। नेगेटिव कैपिटल का सिंपल सा मतलब ये है कि असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव कैपिटल हो जाता है। तो अगर तुम्हारी कंपनी में नेगेटिव कैपिटल है, नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल, या फिर पॉजिटिव है बट लेस देन 5 करोड़ है और लेस देन 5 करोड़, तुम्हारी कंपनी का जो कैपिटल है, इफेक्टिव कैपिटल है, वो 5 करोड़ के कम है, 5 करोड़ के अंदर है, मतलब 4 करोड़ 99,99,999 तक है, उसमें नेगेटिव कवर हो गया 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ 99 लाख 4 करोड़ 99 लाख 99,999 तक है, 5 करोड़ टच नहीं हो रही है, तो तुम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो? मैक्सिमम 60 lakhs। यस, तो मैक्सिमम 60 लाख। बाप रे बाप सर, 60 लाख बोला गया है, 5 करोड़ के अंदर अंदर कैपिटल है। तो अब तुम्हारा कैपिटल ही 10 लाख रुपए है, तो क्या तुम 60 लाख का मैनेजर रेम्यूनरेशन दोगे? क्या तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी? ठीक है ना। वो देखो बात सीधी बात है, सीधी बात समझो यार। आप धंधा कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कभी भी अपनी कंपनी में डायरेक्टर को इतना पैसा नहीं दोगे, या खुद भी अगर डायरेक्टर तो इतना पैसा नहीं निकालोगे कि कल को आप अपनी कंपनी को खुद ही अपने हाथ से डुबा दो, ठीक है ना। यू कैन नेवर बी लाइक विजय माल्या, है ना। यू कैन नेवर बी लाइक राणा कपूर, येस बैंक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ढंग से कंपनी चलाना है तो आपको लिमिट्स में काम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लिमिट है 60 लाख कि चलो ठीक है, माना 60 लाख से ऊपर नहीं दे सकते हो। और बात चल रही है पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी नहीं। येस बैंक ऑलरेडी एक पब्लिक कंपनी थी, मतलब है भी। अच्छा, अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ है बट लेस देन 100 करोड़ है, तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल का मैं बताऊंगा कि इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ टच हो गया और उससे ऊपर है बट 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ मतलब 99 करोड़ 99,99,999 तक है, तो तुम मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हो? ऐसे केस में तुम मैक्सिमम 84 लाख रुपीस रेम्यूनरेशन दे सकते हो। सर 84 लाख रुपीस सिंगल पर्सन नहीं, सभी को मिलाकर, मैंने लिखा है ऊपर एग्रीगेट, सभी को मिलाकर। और मैक्सिमम है, तुम 84 मत दो, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, चलेगा। अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ है बट लेस देन 250 करोड़, 250 करोड़ से अंदर अंदर है, 250 करोड़ से अंदर अंदर है। मैं आपको बता दूं, रिलायंस जो है उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है। 250 करोड़ रिलायंस के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, छोटी सी रकम है, ठीक है ना। 100 करोड़ बट लेस देन 250 करोड़, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 120 लाख। सर ये 120 लाख कितना होता है? 1 करोड़ 20 लाख। 120 लाख मतलब 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तुम मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो। और अगर तुम्हारी कंपनी में इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ और मोर हो गया, ये लास्ट है, 250 करोड़ और मोर, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना होगा?
120 लैक्स तो होगा ही होगा, प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। यू कैन से कि सपोज तुम्हारी कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल है 500 करोड़, तो तुम कितना दोगे? तुम दोगे 120 प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। इन एक्सेस ऑफ मतलब जितना भी तुम्हारा कैपिटल 250 से ऊपर जा रहा है उसका 1%। तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल कितना है? 500 करोड़। 250 से कितना ऊपर जा रहा है? 250। तो 250 का 0.1%, 250 करोड़ का 0.1%, 250 करोड़ का, ठीक है ना? तो 0.25 करोड़, 0.25 करोड़, ये भी कहीं ना कहीं 25 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है? 25 लाख रुपए इन एक्सेस ऑफ 250। तो ये आपका एक रेम्यूनरेशन हो गया। अच्छा सर, ये रेम्यूनरेशन किसको दे रहे हैं हम? सिर्फ और सिर्फ मैनेजरल पर्सन्स को, इसमें अदर डायरेक्टर्स नहीं आएंगे। तो ये आपका हो गया ऐसा वाला केस जहां पर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है बट फिर भी कंपनी मैनेजरल रेम्यूनरेशन देना सकती है और दे सकती है। पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, सो ये था आपका पूरा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पूरा पॉइंट। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने इस चैप्टर का पहला वाला पोर्शन पढ़ा है, ठीक है ना? आज की क्लास में हमें पहला वाला पोर्शन ही पढ़ना है, बट आज की क्लास में हमें पहला वाला पोर्शन पढ़ने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है। यस, सो इस पॉइंट को आप आराम से देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो मैक्सिमम केसेस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो इस पे बनते हैं, इफेक्टिव कैपिटल पे। मतलब जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। यस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस पे आते हैं, ठीक है ना? लिमिट याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकता, आपको याद करना पड़ेगा। 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस 0.5% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250। 250 के ऊपर जितनी भी इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.1% और प्लस 120 लैक्स, ठीक है ना? सो गाइज, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने अच्छा एक चार्ट बना लिया। इस चार्ट को प्रॉपरली आप देखोगे। सर इसमें आपने बोला था सेक्शन नंबर 3 सेक्शन लगेंगे, 197, 198, शेड्यूल 5। बेटा शेड्यूल 5 तो हमने यहाँ लग गया। 198 जो है वो मैंने आपको नीचे नेट प्रॉफिट में बता दिया, नेट प्रॉफिट में बता दिया। बाकी बचा 197। ये अब सर 197 क्या है? 197 यही तो है, ये
11%, 10%, 5%, ये कौन सा सेक्शन है? ये 197 है। अच्छा, एक और इसमें बात है जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको लिखना चाहिए, और वो जनरल पॉइंट है, चाहे वो कंपनी में प्रॉफिट्स हो चाहे वो प्रॉफिट्स ना हो। कंपनी अगर 11% से ज़्यादा सैलरी देना चाहती है, या कंपनी अगर 60 लाख से ज़्यादा, 84 लाख से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा देना चाहती है, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे दे सकती है, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ले, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे, तो कंपनी ज़्यादा भी 11 से ज़्यादा, 84 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा दे सकती है, ठीक है ना। सो कंपनी कैन पे even higher remuneration more than 11% or other limits if company can take authorization from central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन मिल जाता है तो आप इसको पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखोगे? कंपनी कैन पे इवन हायर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट रेम्यूनरेशन। कंपनी कैन पे इवन हायर रेम्यूनरेशन मोर देन 11% in case of profits। कंपनी कैन पे higher remuneration more than 11% net profits or higher remuneration more than 60 lakhs, 84 lakhs, 120 lakhs, etc. if company can take authorization from central government। अगर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन ले लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी पे कर सकती है। ठीक है, कंपनी पे कर सकती है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सर 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 इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? हाँ, वो हम लिखना भूल गए। आइए, how to calculate इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? सिंपली आपको क्या करना है, पेड अप शेयर कैपिटल लेना है। याद रहे, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएगा। यस, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएगा। फिर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लेना है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लेना है। फिर आपको सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने हैं, एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व छोड़कर। तो सर मतलब अगर सीआरआर है तो वो भी ले सकते हैं? यस, ठीक है ना, सीआरआर, डीआरआर वो सब ले सकते हैं, कैपिटल रिजर्व ले सकते हैं, सीआरआर, डीआरआर, कैपिटल रिजर्व ये सब ले सकते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं ले सकते हो। सर क्यों? रीवैल्यूएशन रिजर्व एक्चुअली में रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता, सच्ची मुच्ची में प्रॉफिट नहीं हो गया, वो तो बस आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो आपने रिजर्व बढ़ा दिया, सच्ची में कोई प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। तो सर फिर सीआरआर क्यों ले रहे हो? सीआरआर कहीं ना कहीं ये पहले कभी फ्री रिजर्व हुआ करता था, सच्ची मुच्ची प्रॉफिट कमाया गया है जिसको आपने सिर्फ ब्लॉक किया है, पर वो प्रॉफिट सच्ची मुच्ची का है। डीआरआर सच्ची मुच्ची का प्रॉफिट है, आपने सिर्फ ब्लॉक किया है, ठीक है ना। प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे बैंक लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। कई सारी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली आ रहा है खबर कि येस बैंक वापस से रिवाइव कर रही है और येस बैंक अपने बॉन्ड्स निकाल रही है, पब्लिक डिपॉजिट्स
एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स में मैंने क्या क्या बोला, बैंक लोन्स, डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब कुल मिला के 12 महीने से ज्यादा जिनकी लाइफ होती है, जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स के बाद माइनस इन्वेस्टमेंट्स मेड। सर ये क्या चीज है इन्वेस्टमेंट्स मेड? पेड अप कैपिटल क्या चीज है? जितना पैसा तुम लाए, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी तुम लाए, रिजर्व्स ये तुमने बनाया, ये भी पैसा बनाया, लॉन्ग टर्म लोन्स ये भी तुम पैसा बाहर से लाए, कुल मिला के तुम इतना पैसा लाए। उसमें से तुमने बिजनेस में पैसा जो नहीं लगाया मतलब जो तुमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल पैसा बिजनेस में लाए। लॉन्ग टर्म नेचर को देखकर ओवरऑल कंपनी में लगाने के लिए इतना पैसा तुम बिजनेस में लाए, उसमें से तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा, मतलब तुमने कंपनी से बाहर डाल दिया, तुमने बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मेड। अब इन्वेस्टमेंट्स मेड माइनस है, एक शर्त पे इन्वेस्टमेंट्स मेड माइनस नहीं होगा, मतलब हम ये इन्वेस्टमेंट मेड माइनस कर रहे हैं, पर एक ऐसा केस है जहां पर ये इन्वेस्टमेंट मेड माइनस नहीं करना पड़ेगा। कब सर? अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जिसका धंधा ही इन्वेस्ट करने का है, जो इन्वेस्ट करती है, जिसका मेन काम ही इन्वेस्ट करने का है, वॉरेन बफे, उसकी जो कंपनी है उसका नाम उसका काम क्या है? उसका काम है इन्वेस्टमेंट करना। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनी, जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, समझ रहे हो मेरी बात, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही, उनका धंधा ही इन्वेस्ट करना होता है, वो मार्केट से पैसा लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका तो ये मेन बिजनेस है। हम ये इन्वेस्टमेंट माइनस इसलिए कर रहे हैं जो वो कंपनीज है, जो कंपनीज नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी से केस में आपको माइनस करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स मेड इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो माइनस करना पड़ेगा, अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जिसका धंधा ही इन्वेस्ट करने का होता है, जिसका मेन काम इन्वेस्ट करने का होता है, तो वो माइनस नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा मेन धंधा मैन्युफैक्चरिंग का है, तुम गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली मशीन्स होंगी, तो तुम्हारा मेन धंधा रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का है, तो तुम्हारी मेन एसेट कौन सी है? मशीन्स। तो क्या मैं तुमसे मशीन माइनस करवा रहा हूं? नहीं, वो तो तुम्हारे बिजनेस में ही पैसा लगा ना। माइनस क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि जितना पैसा तुमने अपने बिजनेस के बाहर कहीं और इन्वेस्ट किया, अब एक ऐसी कंपनी जिसका धंधा ही इन्वेस्ट करने का होता है, जिसकी मेन एसेट्स ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या मैं उनसे माइनस करवाऊंगा? क्या उससे माइनस करवाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि उनका मेन धंधा ही इन्वेस्ट करना है। और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर ये क्या होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस? मतलब आज तक के लॉसेस, ऊपर हमने प्लस किया रिजर्व्स अगर नहीं है, लॉसेस हैं, तो वो माइनस करना पड़ेगा। आज तक के लॉसेस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिनको तुमने अभी तक P&L में चार्ज नहीं किया है, तुमने इसको P&L में ट्रांसफर नहीं किया है, अभी तुमने इसको राइट ऑफ नहीं किया है, ये होगा तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल। अब ध्यान रखना, जो पेड अप शेयर कैपिटल है उस पे ध्यान क्या रखना है। अगर तुम्हारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी है पेंडिंग अलॉटमेंट,
तो वो नहीं आएगा, वो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये ध्यान रखना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज योर इफेक्टिव कैपिटल। नोट कर लिया? ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अभी तक इतना सारा थ्योरी पढ़ा है, ये सब चीज़ें तुम्हें कैलकुलेशंस में काम आने वाली हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशंस में काम आने वाली हैं ये सब चीज़ें। ये पूरा चार्ट बन के तैयार हो गया अपना मैनेजर रेम्यूनरेशन का, बल्कि अगली बार मैं इसको चार्ट बुक में डाल दूंगा, मुझे काम आ जाएगा। चलो एनीवेज, आगे बढ़े। सर एक बार रिवाइज करवा दो। हाँ, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब रेम्यूनरेशन जो हम अपने डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, अदर डायरेक्टर्स को पे करते हैं फॉर द सर्विसेज गिवन बाय देम इन द कंपनी। हमारा जो पिछला वाला चैप्टर था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हमने उसमें भी देखा था कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद ही डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब एक पब्लिक कंपनी, ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ रहे हैं वो पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। सर व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, हाँ कुछ कितना भी दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी है, साले वही 2-4 शेयर होल्डर, 5 शेयर होल्डर हैं जो डायरेक्टर बन के बैठे हैं, ठीक है ना। अच्छा, पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, अदर डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है? तो हमने इस पूरे टॉपिक को बांटा 2 हिस्सों में। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो क्या होगा, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या होगा। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी अपने सारे लोगों को मिलाकर, सारे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर पर्सन्स, मैनेजर्स को मिलाकर 11% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, 11% से ज़्यादा दे सकती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन ले ले तो। ऐसा नहीं मिलता ऑथराइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को रीज़न चाहिए कि क्यों करना चाहते हो, क्यों ज़्यादा पे करना चाहते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब 11% में भी हमने 2 लिमिट्स, 2 हिस्सों में इनको बांट दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और अदर्स। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स को, इन सबको क्या करना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ एक ही व्यक्ति है, सिर्फ एक मैनेजरल पर्सन इन्वॉल्व है, या तो एक होल टाइम, या तो एक मैनेजर, या तो एक एमडी, तो उसको नॉट मोर देन 5%, आप उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। और अगर एक से ज़्यादा है तो इन सबको मिलाकर 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरा अदर्स की बात करें तो अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम है या मैनेजर है तो अदर्स को सब कुछ मिलाकर, सभी लोगों को, सभी अदर्स को मिलाकर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। और अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो उन सभी अदर डायरेक्टर्स को कुल मिला के 3% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट मतलब जीपी माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, बिफोर डिडक्टिंग एनी रेम्यूनरेशन। ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनी कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकती है? कंपनी फिर भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकती है। अब वो जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होगा वो डिपेंड करेगा कंपनी के इफेक्टिव कैपिटल पर। इफेक्टिव कैपिटल में
की लिमिट में क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ के अंदर है तो 5 करोड़ के अंदर है तो अब वो नेगेटिव हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ 99,99,999 के अंदर तक है तो कंपनी 60 लाख, टोटल 60 लाख, अगर 15 लोग हैं तो 15 लोगों को मिलाकर टोटल 60 लाख एनुअल दे सकती है। सर मान लो ये एनुअल लिखा है, ईयरली लिखा है, बिल्कुल। सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही हुई है बीच में, मिड ऑफ द ईयर में, तो 60 लाख का आधा, प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। अगर बीच में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो प्रोपोर्शनेट। 5 करोड़ टच हो गया पर 100 करोड़ के अंदर है इफेक्टिव कैपिटल, तो आपको आप मैक्सिमम दे सकते हो 84 लैक्स। 100 करोड़ टच हो गया, 100 करोड़ टच हो गया, बट 250 करोड़ के अंदर अंदर है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में 120 लैक्स, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या करोगे, 120 लैक्स, ठीक है। उसके बाद 250 करोड़ और मोर, 250 करोड़ और मोर, 250 करोड़ से ज्यादा है तो 120 लैक्स प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 400 करोड़ है तो 400 करोड़ में से 250 माइनस कर दो, बाकी बचा 150, 150 का 0.1% और ऊपर का 120 लैक्स प्लस करके दे सकते हैं। इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आता है, इफेक्टिव कैपिटल में आता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, जितना भी आपका पेड अप है, ऑथोराइज नहीं, इशूड नहीं, सब्सक्राइब नहीं, पेड अप। इसका मतलब अगर आपका फेस वैल्यू 10 रुपए है जबकि आपको शेयर होल्डर्स ने अभी तक 8 रुपए पे किए तो आपको पेड अप कैपिटल 8 रुपए के हिसाब से लेना पड़ेगा। पेड अप शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएंगे, पर शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा, सारे के सारे रिजर्व्स आएंगे एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स आएंगे, और क्या आएगा, और क्या आएगा, हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे और डिपॉजिट्स आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स में बैंक लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह सब, माइनस इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर आप नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं बाहर बिजनेस के बाहर, और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। माइनस 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 एक्यूमुलेटेड लॉसेस टिल डेट माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर अभी तक आपने कोई राइट ऑफ पीएनएल में नहीं किया है। पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया होगा तो वो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी पीएनएल आ चुका है। ये आपका इफेक्टिव कैपिटल होगा। गाइस मेरे को लगता है आपको यहां तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आप ये लेक्चर जब खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये लेक्चर जब खत्म होगा तो उस टाइम पे आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन मतलब एक एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हैं। गाइस ये तो आपको सेल्फ रीड तो करना ही है। आई बिलीव आपको 2-4 चीजें और मिलेंगी पर वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगी, बट आप जरूर रीड करिएगा, ठीक है ना। यहां आइए, क्लास एग्जाम्पल नंबर 5, क्लास एग्जाम्पल नंबर 5, यस क्लास एग्जाम्पल नंबर 5, इधर आ जाइए। पढ़िए बेटा इस एग्जाम्पल को। फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। हम इसको क्या रीड करते हैं, 11। इसमें बाय बैलेंस बीडी क्या है, ये ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी से हमें देखते हैं कितना मतलब है कितना मतलब नहीं है बाय बैलेंस बीडी से, ठीक है ना। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट को ही क्या कहते हैं, जीपी, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट को ही कहते हैं जीपी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जब बात निकली ही है तो मैं थोड़ा सा आपको और एक, यहां जहां मैंने आपको लिखवाया था तो उसमें एक और चीज प्लस कर दो, प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज,
सर ये सब्सिडी ग्रांट क्या होती है? गवर्नमेंट जब आपकी कंपनी को हेल्प कर रही है और हेल्प के फॉर्म में आपको कुछ पैसा दे रही है ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, तो उसको ग्रांट बोलते हैं या फिर दूसरा नाम सब्सिडी बोलते हैं। जैसे आपके घर पे जो गैस सिलेंडर होता है उस पर सब्सिडी मिलती है ना, एक मदद, तो वैसे ही। तो वैसे घरों वाली जो सब्सिडी होती है वो यहाँ पर कवर नहीं होगी। कंपनीज को जो सब्सिडी मिलती है, कंपनीज को जो सरकार से पैसा मिलता है, ठीक है ना, बिजनेस करने के लिए, उसको सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सब्सिडीज रिसीव्ड। सर ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। सर ये समझ में नहीं आया बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस है मतलब ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये नहीं लेंगे, ये तो पिछले साल का प्रॉफिट है। हम क्या लेते हैं, जीपी से शुरू करते हैं। ये पिछले साल का प्रॉफिट है, तो चलिए इधर क्यों दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है मतलब पिछले साल का प्रॉफिट है, ये लास्ट ईयर का, ये तो लास्ट ईयर ले चुके होंगे, तो इसको नहीं लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 822, डायरेक्टर फीस। बेटा ये डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस देख लेना क्या करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन करवाना मुझे ही है ये क्वेश्चन, डोंट वरी, बट कैसे होगा आपको दिमाग लगाना है। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स आ गया, ये हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह वगैरह, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज 575। ये प्रूव हो गया कि ये डेप्रीसिएशन हमारे किसी काम का नहीं है, हमें ये वाला लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर द कंपनीज एक्ट। गाइस खुद करना चाहोगे कि मैं करवाऊं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और सिर्फ आपको दिमाग लगाना है इन दो में, डायरेक्टर फीस और डायरेक्टर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इन दोनों में दिमाग लगाना है। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है, मैंने आपको बता दिया ओपनिंग नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप एक बार निकाल के देखो, फिर मैं आपको करवाता हूँ, एक बार आप ट्राई करिए। हाँ जी गाइस, चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी जानबूझ के, देखो डायरेक्टर्स को दिए जाने वाली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे कि डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, वो है ये मैनेजर रेम्यूनरेशन, ये तो नहीं आएगा डेफिनेटली। एक और चीज़ दी जाती है डायरेक्टर्स को, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, या सिंपली यू कैन कॉल एज फीस, डायरेक्टर्स फीस। सर ये क्या होती है? डायरेक्टर सिटिंग फीस का मतलब होता है जब जब मीटिंग होगी, जब जब बोर्ड मीटिंग होगी और डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा, तो डायरेक्टर्स को उसका भी पैसा मिलेगा। डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस मतलब मीटिंग में बैठने का भी पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर सिटिंग फीस और डायरेक्टर्स फीस। गाइस डायरेक्टर सिटिंग फीस और डायरेक्टर्स फीस जो होता है वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के अलावा डायरेक्टर्स को दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के अलावा दिया जाता है। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस जो होती है वो
रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता है, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये माइनस करते हैं। ये एक नॉर्मल इनडायरेक्ट खर्चा है। मैंने आपको ऊपर लिखवाया था ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसमें ये भी कवर होगा। तो ऊपर आप चाहो तो लिखो एक चीज और, इसमें लिखोगे इंक्लूडिंग, बट इट इंक्लूड्स डायरेक्टर्स सेटिंग फीस। इट इंक्लूड्स डायरेक्टर्स सेटिंग फीस। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास जीपी कितना है, 4025,365 प्लस सब्सिडीज 273,925 माइनस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 822,542 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये तो एक नॉर्मल खर्चा है, 31,240 माइनस डायरेक्टर्स फीस ऊपर जो था 134,780 माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कौन सा, ये वाला 575,345। फिर माइनस टैक्स नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया नहीं, रिवोल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर किया नहीं। क्यों सर? बेटा ये सब नेट प्रॉफिट टैक्स निकालने के बाद की चीजें हैं, और ये सब एक्सपेंसेस नहीं है, ये सब एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन और चार्ज, इनमें फर्क होता है। चार्ज मतलब जो एक्चुअली आपका खर्चा है, चार्ज जो माइनस होना जरूरी है, जिसको पे करना जरूरी है। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का अलग अलग हिस्सा करना। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए कोई खर्चा थोड़ी हो। ये हो गया आपका 2735,383 2735,383 2735,383 क्या हो गया? ये नेट प्रॉफिट। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आप कितना मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हो वो निकालना है। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप कितना दे सकते हो इनटू 11%, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आ जाएगा। आप दे सकते हो 300,892, 300,892, ठीक है, 300,892 ये मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप पे कर सकते हो, टोटल मिला के 11%। to all the directors, managing directors, whole time directors, to all whole time directors, managing directors, managers and other directors, आप 3,0892 रुपीज पे कर सकते हो। ठीक है बेटा, सो गाइस दिस वाज योर क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर? चलो एक और अपन एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपन आज के सेशन को खत्म करेंगे। एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, क्लास एग्जाम्पल 6। क्लास एग्जाम्पल 6, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन्ड। ठीक है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2011। क्या क्या दिया हुआ है? 20 ऑथराइज कैपिटल है 20,000, 14% प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड इसमें 15,120। इशूड एंड सब्सक्राइब लिखा है, पेडअप अलग से नहीं लिखा है, तो यही मान लो पेडअप हो जाएगा।
शेयर सस्पेंस अकाउंट, बेटा शेयर सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल भी इफेक्टिव कैपिटल में नहीं आएगा, याद रखना। शेयर सस्पेंस अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कुछ तो भी देगा वो, बिल्कुल नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व आएगा 150 इज रिवोल्यूशन सरप्लस, तो इस 195 में से दो हिस्से करेंगे, 45 और 150। 150 नहीं आएगा, 45 आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, 15% डिबेंचर आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम SBI शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म आते हैं। ट्रेड पेबल्स नहीं आएंगे। असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स, हाँ ये माइनस होगा अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी माइनस होगा। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड, अभी तक उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। शेयर सस्पेंस अकाउंट आपका क्या है, एप्लीकेशन मनी, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो सोचो अगर आप एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या क्या नोट करेंगे, आप क्या क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 15 लाख का प्रेफरेंशियल कैपिटल, 96 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या लिखोगे? कैपिटल रिजर्व सिर्फ 45,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सिर्फ 50,000, डिबेंचर्स क्योंकि लॉन्ग टर्म होगा हम मान के चलेंगे हमेशा जब तक कुछ ना बोला गया हो अलग से। पब्लिक डिपॉजिट्स ये भी लॉन्ग टर्म होगा, मान के चलेंगे 3,70,000 माइनस इन्वेस्टमेंट्स 75 लाख। हम मान के चल रहे हैं कि ये कंपनी एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और माइनस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 15,25,000। आपका इफेक्टिव कैपिटल ये निकलेगा, निकालिए। 15, 96, 45, 50, 65 lakhs, 370 माइनस 75 lakhs माइनस 1525, ये आएगा आपका 90 लाख 40,000। दिस इज योर इफेक्टिव कैपिटल। अब सोचो अगर आपका ये इफेक्टिव कैपिटल है तो आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हो? 90 लाख रुपीस का इफेक्टिव कैपिटल, हमने देखा था 5 करोड़ के अंदर है तो 60 लाख दे सकते हैं, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 60 लाख। पर यहीं पर अगर आप मान लो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जिसका धंधा ही इन्वेस्ट करना होता है, तो ऐसे केस में प्रेफरेंशियल कैपिटल 15 लाख तो आएगा ही आएगा, राइट। 96 लाख रुपीस तो आएगा ही आएगा, राइट। 45 भी आएगा ही आएगा, 50 भी आएगा ही आएगा, 6,50,000 भी आएगा, नहीं 65 लाख से सॉरी, और 3,70,000 आएगा। बट इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा और प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड माइनस होगा। अब करो एक तरीके से 75 लाख को ऐड बैक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,65,40,000। ये आपका इफेक्टिव कैपिटल। स्टिल आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ के अंदर है, तो भी आपका यहां पर भी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना होगा? 60 लाख। सिंपल। सो गाइस ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया गया कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन के लिए इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको नेट प्रॉफिट का बताया, एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल मैंने आपको इफेक्टिव कैपिटल का बताया। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको खुद करके आना है। बिल्कुल ही सिंपल है, ये भी सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन जो हमने किया अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क आप अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और अगली क्लास में मैं आपके साथ और आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया। नए टॉपिक में हमने क्या बातें की? नए टॉपिक में हमने बातें की कि हमारे इस टॉपिक में 4 बातें डिस्कस होने वाली है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का क्या होता है, शेड्यूल 3 क्या होता है, और
फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो हमने आज का दिन में सबसे पहले मैनेजरल रेम्यूनरेशन के बारे में पढ़ा, राइट। चलो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।